चैप्टर में है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। कोशिका सभी सजीव अथवा जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाइयाँ। कोशिका जीव द्रव्य से बनी संरचना होती है। इस जीव द्रव्य में कई कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीवों की कोशिका आकार, स्वरूप तथा संख्या में एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। यहाँ पे मानव होना चाहिए। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिब्रम का ग्रेन्युल कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी यह कोशिका के कार्यों पर निर्भर करता है। अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। कोशिका अपना आकार पल पल बदलते भी रहते हैं। अमीबा तथा मनुष्य का WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं रहता है। ये दोनों ही कोशिका अपना आकार बदलते रहती हैं। सभी सजीवों में कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती है। कोशिका के संख्या के आधार पर सजीवों को दो समूहों में रखा गया है। पहला है एक कोशिकीय। जब जीवों के शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होते हैं तो वह एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ये जीव आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इन्हें देखने हेतु सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण है सूक्ष्म जीव। दूसरा है मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय। इन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उदाहरण सभी दिखने वाले सजीव होते हैं। विभिन्न सजीवों में कोशिका की संख्या कितनी होगी यह सजीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या भी उतना ही अधिक होगी। कोशिका का विकास क्रम। 1590 में जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने माइक्रोस्कोप की खोज की और इसके साथ ही कोशिका का अध्ययन का मार्ग खुल गया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की। कोशिका का नाम भी रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कोशिका लैटिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कॉक यानी पेड़ के छाल टुकड़े से किया था। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका का मृत कोशिका था। 1687 ल्यूवेनहॉक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। ल्यूवेनहॉक ने पहले की तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी कोशिकाओं को देखा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य एक गोल संरचना देखी जिसका नाम उन्होंने केंद्रक नाम दिया। 1838-39 जैकब स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका मतवाद प्रस्तुत की जिसके बाद यह स्पष्ट हो पाया कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से निर्मित है। स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा प्रस्तुत कोशिका मतवाद की प्रस्तुत बातें। पहला है प्रत्येक जीव शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है। दूसरा है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। तीसरा है आपका प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं। परिणाम स्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। चौथा है कोशिका की उत्पत्ति जिस भी प्रक्रिया से हो उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है। 1839 पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्धतरल एवं दानेदार पदार्थ को जीवद्रव्य नाम दिया। 1846 पुरकिंजे के बाद वालमोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीवद्रव्य की खोज की। 1855 रुडॉल्फ बिरचौवा ने यह पता लगाया कि नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। 1861 मैक्स वुल ने कोशिका को जीवद्रव्य का एक पिंड बताया। इसका मत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। 1831
1831 नहीं, ये है 1931। एम नॉल तथा ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफी तीव्रता गति से अनुसंधान होने लगा। कोशिका की संरचना। कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कोशिका झिल्ली पौधे कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका में भी पाया जाता है। और एक है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को पुनः दो हिस्सों में विभक्त किया जाता है, कोशिका द्रव तथा केंद्रक। जीव द्रव्य में ढेर सारी रचनाएं पाई जाती हैं जो दो प्रकार के होते हैं। पहला है जीव द्रव्य रचनाएं यानी ऑर्गेनाइड्स। इसके अंदर जीवित रचना आते हैं जिन्हें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है। ये रचनाएं हैं, पहला है सेंट्रोसोम, दूसरा है द्रव्य जलिका, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा है लवक, छठा है गोलिका और सातवां है लाइसोसोम। अभी दूसरा है जो मेटाप्लास्ट ये निर्जीव रचना है जिनमें न बढ़ने की क्षमता होती है न विभाजन करने की। मेटाप्लास्ट के अंतर्गत राजधानी वसाखंड, प्रोटीन, ग्लाइकोजन, पित्त इत्यादि आते हैं। कोशिका झिल्ली। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर बहुत ही पतले, जीवित, मुलायम तथा लचीली झिल्ली होती है जो कोशिका झिल्ली कहलाता है। यह लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य या चयन पारगम्य होती है क्योंकि इस झिल्ली से होकर कोई पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इस झिल्ली में दो परत प्रोटीन की तथा इसके बीच में एक परत वसा की होती है। कोशिका झिल्ली के संबंध में थर्मोमोज़ेक मॉडल ने सीगर्स तथा निकोलसन ने दिया था। कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य। कोशिका झिल्ली प्रमुख कार्य, यह कोशिका को निश्चित आकृति देता है तथा कोशिका की भीतरी संरचना को बाहरी आघात से बचाता है। यह कोशिका के अंदर जाने तथा बाहर आने वाले पदार्थ पर नियंत्रण रखता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली द्वारा ही सिलिया, फ्लैजिला तथा क्वार्ट का निर्माण होता है। कोशिका के द्वारा होने वाले प्रासरण तथा विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा ही संपन्न होता है। अब है कोशिका भित्ति। पौधा तथा कवकों में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है, एक और परत होती है जो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली की तरह न तो जीवित झिल्ली है और न ही अर्धपारगम्य है। कोशिका भित्ति 3 परतों का बना एक मोटी भित्ति है। पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है तथा कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य। यह भित्ति पौधे की कोशिका की रक्षात्मक परत है जो कोशिका को निश्चित आकार, मजबूती, सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाती है एवं विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। कोशिका भित्ति एक निर्जीव संरचना है जो पारगम होता है और यह कोशिका झिल्ली को भी सुरक्षा देता है। अब कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है उसे ही कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव या जीव द्रव्य रंगहीन, अर्धपारदर्शक तथा अर्धतरल पदार्थ है। यह एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें 80% तक जल होता है। जल के अलावा जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य में लगभग 30 तत्व पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मुख्य है। कोशिका द्रव में कई जीवित तथा कार्य करने वाली रचनाएं मौजूद रहती हैं जिसे कोशिका अंगक कहते हैं। अवयव का अंतर्द्रव्य। अंतर्द्रव्य जलिका। ये महीन नलिकाओं का एक जाल जैसे संरचना के रूप में कोशिका द्रव में पाई जाती है। यह संरचना कहीं कहीं पर कोशिका झिल्ली से मिली होती है तो कहीं कहीं पर केंद्रक झिल्ली में मिली होती है।
यह संरचना लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव में यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। पहला है चिकनी अंतर्द्रव जलिका यानी स्मूथ ईआर और दूसरा है खुरदरी अंतर्द्रव जलिका रूट ईआर यानी खुरदरी अंतर्द्रव जलिका के झिल्ली पर राइबोसोम के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ ईआर यानी चिकनी अंतर्द्रव जलिका पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। अपनी विशेष संरचना के कारण अंतर्द्रव जलिका को कोशिका या कोशिका द्रव का कंकाल तंत्र कहा जाता है। इस संरचना को सर्वप्रथम पोर्टर, क्लाउडे तथा फुलन ने किया था, जबकि इसका प्रथम बार नामकरण पोर्टर तथा कालमैन के द्वारा किया गया। अंतर्द्रव जलिका को वर्तमान समय में एरिगैस्ट्रोप्लाज्म भी कहा जाता है। अंतर्द्रव जलिका का प्रमुख कार्य यह अंतःकोशिकीय परिवहन का कार्य करती है। अंतर्द्रव जलिका की नली में तरल द्रव भरा रहता है, जिसे यह कोशिका द्रव के विभिन्न हिस्सों में वितरित करती रहती है। कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः अंतर्द्रव जलिका के द्वारा किया जाता है। चिकनी अंतर्द्रव जलिका चिकनी अंतर्द्रव जलिका वसा तथा कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। यह खुरदरी अंतर्द्रव जलिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। अंतर्द्रव जलिका उन कोशिका में अधिक पाई जाती है जिनमें प्रोटीन वसा हार्मोन का संश्लेषण होता है, जैसे मनुष्य के यकृत। अग्नाशय कोशिका में अंतर्द्रव जलिका की संख्या अधिक होता है। मानव यकृत में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रव जलिका यकृत के विष के प्रभाव को नष्ट करने में मदद करता है। अब आपका राइबोसोम एक दानेदार संरचना है जो अंतर्द्रव जलिका के ऊपर या अकेले या गुच्छे के रूप में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। यह झिल्ली विहीन तथा सबसे छोटा कोशिका अंगक है। कोशिका द्रव में जो राइबोसोम गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं उसे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीराइबोसोम में सभी राइबोसोम मैसेंजर यानी एमआरएनए के धागे के समान रचना में बंधे होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम में दो सब यूनिट होते हैं, 30S तथा 50S। ठीक उसी प्रकार 80 राइबोसोम में दो सब यूनिट होते हैं, 40 और 60S। राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने पादप कोशिका में किया था। जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज G.E. बैलार्ड के द्वारा किया गया था। राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट के द्वारा किया गया। राइबोसोम का कार्य यह प्रोटीन संश्लेषण काम करता है। इसके अभाव में कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण हो पाना संभव नहीं है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब है आपका गोल्गी कार्य। कोशिका द्रव में यह मुड़े हुए छड़ के गुच्छे के समान दिखाई पड़ता है। पादप कोशिका में गोल्गी कार्य मुड़े हुए छड़ की रचना बनाकर बिखरे रहते हैं, जिसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। डाल्टन तथा फिलिप्स नामक वैज्ञानिक ने पूरे गोल्गी कार्य की संरचना को 3 भागों में बांटा है, सिस्टर्नी, छोटे ट्यूबुल्स एवं वेसिकल्स तथा बड़ी राजधानी। सर्वप्रथम इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी इटली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने इस संरचना की खोज तंत्रिका कोशिका में की थी। कैमिलो गोल्जी ने इस संरचना का नाम आंतरिक जलिकावत उपकरण रखा, परंतु बाद में इसका नाम गोल्गी कार्य पड़ा। गोल्गी का प्रमुख कार्य यह अंग कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जैसे पदार्थ को पैकेजिंग, संग्रह तथा श्रवण करता है। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है। यह लाइसोसोम जैसे महत्वपूर्ण कोशिका अंग के निर्माण में मदद करते हैं। कोशिका के अंदर
ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोलिका में ही होता है। अब आपका है लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम यह कोशिका द्रव की झिल्लीदार थैलियों जैसी संरचना है। इस थैली की आकृति हमेशा एक जैसी बनी रहती है। यह बहुरूपता को दर्शाता है। लाइसोसोम पौधे की कोशिका की तुलना में जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लाइसोसोम थैली के अंदर हर प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम में इतनी क्षमता है कि यह कोशिका द्रव एवं उसमें उपस्थित सभी जीवित संरचनाओं को नष्ट कर सकता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबो के द्वारा किया गया। डी डुबो को इस कार्य हेतु 1974 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लाइसोसोम के प्रमुख कार्य: यह कोशिका अंगों को टूटे फूटे भाग पाचित कर कोशिका द्रव को साफ रखता है। यह आवश्यकता के अनुरूप कोशिका को भी नष्ट करता है। यह कोशिका को विषाणु, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्मजीव संक्रमण से बचाता है। अन्य सूक्ष्मजीव संक्रमण से बचाता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति बहुत ही ज्यादा परिवर्तनशील है। जंतु कोशिका का यह सबसे बड़ा कोशिका अंगक है। माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। इसके भीतरी झिल्ली में अनेक अंगुली जैसे उभरा निकल रहता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली से घिरे जगहों में मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स में राइबोसोम, डीएनए, आरएनए, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन तथा कई एंजाइम पाए जाते हैं। राइबोसोम में इसमें 70 एस है, 70 एस प्रकार के होते हैं। राइबोसोम 70 एस प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पौधे की कोशिका में कम तथा जंतु कोशिका में काफी ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड आल्टमैन ने किया था और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य: कोशिकीय शोषण की प्रक्रिया यहीं संपन्न होती है तथा शोषण के दौरान निर्मित एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में ही जमा रहता है। एटीपी जमा रहने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है। सबसे पहले किंग सबरी ने यह बताया था कि कोशिकीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वारबर्ग ने कोशिकीय शोषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम की खोज माइटोकॉन्ड्रिया में किया था। अब है लवक, प्लास्टिड। लवक केवल पौधे की कोशिका में पाया जाता है। लवक केवल पौधे की कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका में पाए जाने वाले सभी कोशिकाओं में बड़ा होता है। लवक में खास वर्णक पाए जाते हैं। वर्णकों के आधार पर लवक 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक और तथा अवर्णी लवक। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, यह सबसे महत्वपूर्ण लवक है। इस लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, जिसके चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में संपन्न हो जाती है। हरित लवक मुख्यतः हरी पत्तियों के मेसोफिल कोशिका में पाया जाता है। सभी कोशिका के हरित लवक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी देखने पर समान नहीं दिखाई पड़ते हैं। कोशिका में 1 से लेकर 80 तक हरित लवक हो सकते हैं तथा इसकी व्यास 4 से 10 माइक्रोमीटर तथा मोटाई 3 से 4 माइक्रोमीटर तक होती है। हरित लवक का जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन हुआ तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार निर्धारित हुई। हरित लवक दोहरी चिकनी झिल्ली से घिरी होती है। यह दोहरी झिल्ली परागम्य होती है तथा प्रोटीन से बनी होती है। दोहरी झिल्ली से घिरे हुआ तरलयुक्त गुहा को एस्ट्रोमा कहते हैं। एस्ट्रोमा में ही महीन झिल्लीदार संरचनाओं को एस्ट्रोमा लेमेले कहते हैं। एस्ट्रोमा लेमेले के बीच चपटी एक वृत्ताकार थैली एक समूह में व्यस्त रहते हैं, जिसे थाइलोकाइड कहते हैं। थाइलोकाइड प्रोटीन एवं लिपिड के बने होते हैं। थाइलोकाइड प्रोटीन एवं लिपिड के बने होते हैं। थाइलोकाइड के समूह को गेरनम कहा जाता है। थाइलोकाइड नामक थैली में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल अणुओं के समूह को
क्वांटोसोम भी कहा जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के केंद्रक है। यह सिर्फ प्रकाश संश्लेषी पौधे में ही पाया जाता है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, इससे रंगीन लवक कहा जाता है। पौधे में हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के लिए वर्णी लवक ही उत्तरदायी होते हैं। विभिन्न प्रकार के वर्णी लवक: गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, हल्दी का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण, पपीते का पीला रंग कैरिका ज़ैंथीन के कारण। अब आपका है टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, सेब का लाल रंग एंथ्रोसायनिन के कारण। सभी रोगों के लिए उत्तरदायी वर्णी लवक वर्षा में घुलनशील होते हैं तथा मुख्य रूप से फूलों तथा फलों में ही पाए जाते हैं। गौरतलब है कि हरित लवक वर्णी लवक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं तथा वर्णी लवक हरित लवक में तीनों प्रकार के लवक आपस में परिवर्तन हो सकते हैं। तीनों प्रकार के लवक आपस में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? है अवर्णी लवक। यह लवक पौधे के उन भागों के कोशिका में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। जड़, भूमिगत तना, प्याज जो आलू और प्याज है, यह लवक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यह लवक विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का संग्रह करते हैं। यह लवक कई प्रकार के होते हैं। एमिलोप्लास्ट स्टार्च संग्रह करने में, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करने वाला है, एलेरोप्लास्ट प्रोटीन संग्रह करने वाला है, इलायोप्लास्ट वसा संग्रह करने में है। अब है आपका तारकाय सेंट्रोसोम। यह संरचना केवल जंतु कोशिका में ही पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देखने पर यह बेलन जैसा दिखता है और इसके चारों ओर वृत्तीय क्रम में व्यवस्थित धागे जैसी संरचना हो। इस संरचना को एस्टेरल रे कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना पाई जाती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम का नामकरण टिबोरी तथा टिबोरी के द्वारा किया गया। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। अब है राजधानी कोशिका की निर्जीव रचनाएं हैं। राजधानी मुख्य रूप से पौधे की कोशिका में पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में काफी छोटे आकार की राजधानी पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। राजधानी थैली समान आकृति है जो चारों ओर झिल्ली द्वारा घिरी रहती है। इस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट एक अर्धपरागम झिल्ली है। पौधे की राजधानियों में कोशिका रस भरा रहता है। कोशिका रस पौधे की कोशिका में जीवद्रव्य का निर्माण करता है। राजधानी जंतु कोशिका में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। कुछ एक कोशिकीय जीव यानी प्रोटोजोआ की राजधानियां संकुचनशील होती है और यह राजधानी शरीर से अवशिष्ट तरल पदार्थ संग्रह कर बाहर निकालने में मदद करती है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कुछ नवीन संरचनाओं का पता जीव वैज्ञानिकों ने लगाया जो इस प्रकार है। स्फीरोसोम ये पौधे की कोशिका का लाइसोसोम कहा जाता है। इस वसा का संश्लेषण तथा संग्रह का कार्य करता है। दूसरा है कोशिकीय पंजर। यह प्रोटीन का बना सूक्ष्म तंतु या जाल है जो पूरे कोशिका द्रव में फैला रहता है। यह रचनात्मक ढांचा बनाकर कोशिका की आकृति बनाए रखते हैं। तीसरा है प्रोक्सिसोम। यह संरचना पौधे में प्रकाशिकीय
प्रकाशीय शोषण में मदद करता है। इसके द्वारा कोशिका में हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 का भी उत्पादन करता है। और चौथा है माइक्रोट्यूबल्स। माइक्रोट्यूबल्स एक छोटी नलिका संरचना है जो पूरे कोशिका द्रव्य में फैली रहती है। यह संरचना कोशिका को गति करने में सहायता करती है। यह संरचना क्या करती है? कोशिका को गति करने में सहायता करती है। अब है आपका केंद्रक न्यूक्लियस। सभी जीवित कोशिका द्रव्य में मध्य में गोलाकार तथा अंडाकार आकृति होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार आकृति के अलावा वृक्क यानी किडनी आकृति जैसा घोड़े के पैर आकृति जैसा भी हो सकता है। कुछ जीवित कोशिका में केंद्रक नहीं भी पाए जाते हैं तथा कुछ जीवित कोशिका में 2 केंद्रक भी पाए जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी कोशिका है जिसमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। सभी जीवित कोशिका का केंद्रक एक समान नहीं होता है। केंद्रक की आकृति कोशिका की क्रिया यानी कार्य पर निर्भर करती है। एक केंद्रक की संरचना निम्नलिखित भाग में पाई जाती है। पहला है केंद्रक झिल्ली। यह दोहरी परत की बनी झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर रहता है। दोहरी परत वाली झिल्ली के बीच जगह को प्री न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के बाहरी परत अंतर्द्रव जलिका से, जबकि भीतरी परत क्रोमैटिन नेटवर्क से जुड़ा रहता है। केंद्रक झिल्ली में कई छिद्र होते हैं, जिन छिद्रों से कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच पोषक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। दूसरा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्यों को ही केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस द्रव्य में मुख्य रूप से प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल, DNA और RNA पाए जाते हैं। तीसरा है क्रोमैटिन जाल। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों का बना जाल क्रोमैटिन जाल कहलाता है। यह जालिका कोशिका विभाजन के समय काफी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। क्रोमैटिन जालिका हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, DNA तथा RNA से मिलकर बना होता है। केंद्रक द्रव्य में क्रोमैटिन जालिका 2 तरह के होते हैं। एक जालिका बिखरा हुआ रहता है जिसे यूक्रोमैटिन कहते हैं तथा एक जालिका बहुत ही सघन और सख्त रहता है जिसे हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन सक्रिय रहते हैं जबकि हेट्रोक्रोमैटिन निष्क्रिय रहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जालिका एक नई छड़ जैसी संरचना में बदल जाती है, तब इसे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहा जाता है। चौथा है केंद्रिका। केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार संरचना रहती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसकी खोज फोंटाना के द्वारा की गई थी। केंद्रिका में RNA का संश्लेषण होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है और यह कोशिका विभाजन के समय केंद्रक को सहायता प्रदान करते हैं। कोशिका के भीतर होने वाला समस्त कार्य एवं गतिविधियों का नियंत्रण केंद्रक द्वारा किया जाता है। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। अब है आपका प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका। अब तक कोशिका के बारे में जितनी जानकारी हम लोग प्राप्त किए हैं वो विकसित कोशिका है। विकसित कोशिका ही यूकैरियोटिक कोशिका है जो सभी पौधे तथा जंतु में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जो जीव पहले बार अवतरित हुए उन कोशिका यूकैरियोटिक की तरह नहीं थे। उनमें कई कोशिकीय संरचना का अभाव था। इस तरह के कम विकसित कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जंतु में इसी तरह की कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर। पहला है प्रोकैरियोटिक प्राचीन तथा कम विकसित कोशिका है। इसका आकार भी छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका है, इसका आकार प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। दूसरा है प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक वास्तविक केंद्रक युक्त होते हैं। यूकैरियोटिक वास्तविक केंद्रक युक्त होते हैं, युक्त कोशिका है। तीसरा है प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट, गोलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जलिका का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये सभी संरचनाएं मौजूद रहती हैं।
चौथा है प्रोकैरियोटिक में केवल एक गुणसूत्र होते हैं तथा इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन युक्त होते हैं। पांचवा है प्रोकैरियोटिक में 70 राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80 राइबोसोम पाए जाते हैं। छठा है प्रोकैरियोटिक केंद्रिका नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है, केंद्रिका उपस्थित रहता है। सातवां है प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है परंतु सेलुलोज की नहीं बनी होती, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट और एनिमल कोशिका पादप तथा जंतु दोनों की कोशिका यूकैरियोटिक और लगभग इन दोनों की कोशिका समान होती है। कुछ कोशिकीय संरचनाओं की दृष्टि से पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर होते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में पाए जाने वाले मुख्य अंतर। पहला है पादप कोशिका में कोशिकीय भित्ति पाई जाती है। इसके कोशिका के बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका की बाहरी परत कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में बाहरी परत कोशिका झिल्ली होता है। दूसरा है पादप कोशिका का आकार जंतु कोशिका की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। तीसरा है पादप कोशिका में वृद्धि कोशिकाओं के आकार बढ़ने से होता है, जबकि जंतु कोशिका में वृद्धि कोशिका की संख्या बढ़ने से होता है। चौथा है पादप कोशिका वृद्धि होने के कारण पादप कोशिका नियमित आकार का होता है, जबकि जंतु कोशिका की आकृति अनियमित रहती है। पांचवा है पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। छठा है पादप कोशिका में सेंट्रोसोम का अभाव रहता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सातवां है पादप कोशिका की राजधानी काफी बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका की राजधानी काफी छोटी होती है। आठवां है पादप कोशिका में ऊर्जा यानी भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, जब जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नाइन्थ है पादप कोशिका में सिलिया जैसे प्रचलन अंग निर्माण नहीं होता है। सिलिया केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब है आपका विसरण और प्रासरण। पोषक पदार्थों का सजीवक प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना तथा कोशिका में अनुपस्थित अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों का बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य हेतु जीवों में परिवहन तंत्र बने होते हैं। पदार्थक परिवहन में विसरण तथा प्रासरण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। विसरण तथा प्रासरण के द्वारा बिना ऊर्जा खर्च किए परिवहन के कार्य संपन्न होती है। विसरण द्रव गैस तथा विलेय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति विसरण कहलाता है। विसरण की यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक पदार्थ के अणु प्राप्त स्थान में समान रूप से नहीं फैल जाए। अगला है विसरण प्राप्त करने वाले प्रत्येक अणु उन सभी दिशाओं में अनियमित रूप से फैले रहते हैं जहां उस अणु की सांद्रता कम होती है। प्रत्येक पदार्थ का विसरण उसी तंत्र में होने वाला अन्य पदार्थों के विसरण पर निर्भर नहीं रहता, अर्थात एक पदार्थ का विसरण दूसरे पदार्थ से स्वतंत्र होता है। विसरण के उदाहरण पहला है विसरण द्वारा गैसों O2 और CO2 का आदान प्रदान कोशिका तथा बाहरी वातावरण के बीच होता है। दूसरा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन में विसरण द्वारा जलवाष्प बाहर निकलते हैं। तीसरा है विभिन्न पोषक पदार्थों को बाहरी वातावरण से कोशिका विसरण द्वारा ही ग्रहण करता है। चौथा है इत्र किसी कमरे में फलने पर उसकी सुगंध विसरण द्वारा पूरे कमरे में फैल जाती है। पांचवा है स्वच्छ जल से भरे बर्तन में इंक डालने पर इंक जल से संपूर्ण भागों में समान रूप से फैल जाता है। यह
विसरण द्वारा होता है। विसरण की क्रिया धीमी गति से होती है तथा इसके लिए कोशिका का जीवित होना जरूरी है। विसरण द्वारा स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका या कम दूरी तक ही होता है। विसरण की दर पदार्थों का आकार पर निर्भर करता है। छोटे आकार के पदार्थों का विसरण तेज गति से होता है और बड़े आकार का धीमी गति से होता है। अब परासरण परासरण की प्रक्रिया में जल यानी विलय में अणु अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल के कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करता है। परासरण की प्रक्रिया बिना अर्धपरागम्य झिल्ली के संभव नहीं है। बिना अर्धपरागम्य झिल्ली के संभव नहीं है परासरण की प्रक्रिया। परासरण के द्वारा जल अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर तब तक गमन करते रहते हैं जब तक अर्धपरागम्य झिल्ली के दोनों तरफ जल की मात्रा संतुलित न हो जाए। परासरणीय दाब विलयन उत्पन्न वह दाब है जो अर्धपरागम्य झिल्ली से होने वाला जल या विलायक के गमन को रोक देता है। परासरण दाब विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं का सीधा समानुपाती होता है। परासरण के उदाहरण पहला है परासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। दूसरा है पौधे कोशिका में जल संचलन परासरण द्वारा ही होता है। तीसरा है परासरण द्वारा पौधे के विभिन्न अंग निष्क्रिय रहते हैं जिससे वह अंग अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। चौथा है पौधों के पत्तियों से पौधे विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थों का वितरण परासरण द्वारा ही होता है। पांचवा है पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र खुलने तथा बंद होने की परासरण की मुख्य भूमिका होती है। अब है परासरण का कोशिका के साथ संबंध। प्रत्येक कोशिका में कोशिका द्रव होता है जिसकी अपनी एक निश्चित परासरणीय दाब होता है। कोशिका में पाए जाने वाले विलयन यानी कोशिका द्रव की तुलना तीन प्रकार के विलयनों से करने पर जो परिणाम निकल कर सामने आते हैं वह इस प्रकार है। पहला है संपरासरी विलयन। ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता तथा परासरण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान होती है उसे संपरासरी विलयन कहा जाता है। संपरासरी विलयन में कोशिका को रखने पर जल का कोई आदान प्रदान नहीं होता। फलस्वरूप कोशिका के आकार तथा वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है अल्पपरासरी विलयन। ऐसे विलयन जिसकी सांद्रता तथा परासरण दाब कोशिका रस से कम होती है उसे अल्पपरासरी विलयन कहते हैं। अल्पपरासरी विलयन में कोशिका को रखने पर जल बाहरी विलयन से कोशिका में प्रवेश करने लगता है जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन बढ़ जाता है। अल्पपरासरी विलयन से जल का कोशिका में प्रवेश करना अंतःपरासरण कहलाता है। तीसरा है अतिपरासरी विलयन ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता एवं परासरण दाब कोशिका से अधिक होता है उसे अतिपरासरी विलयन कहते हैं। अतिपरासरी विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका के अंदर एक जल निकल कर बाहर आ जाता है जिसके कारण कोशिका का आकार और वजन घट जाता है। अतिपरासरी विलयन में कोशिका को रखने से कोशिका का जल बाहर निकलना बाह्य परासरण कहलाता है। बाह्य परासरण के कारण कोशिका का जीवद्रव्य सिकुड़ने लगता है और कुछ समय बाद जीवद्रव्य संकुचित होकर कोशिका के एक कोने में कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी हुई नजर आती है। इस प्रक्रिया को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद पहला है अंतःशोषण। अंतःशोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जिसे गोंद स्टार्च जिलेटिन लकड़ी सूखे बीज जल अवशोषित कर फूल जाते हैं। दूसरा है सक्रिय परिवहन।
सक्रिय परिवहन, जब पदार्थों का स्थानांतरण में ऊर्जा खर्च होता है तो इस परिवहन को सक्रिय परिवहन कहा जाते हैं। निष्क्रिय, तीसरा है निष्क्रिय परिवहन, जब पदार्थों का परिवहन बिना ऊर्जा खर्च किए होता है तो इसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। चौथा है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक कोशिकीय जीव यानी अमीबा की कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बना देता है कि वो बाहरी वातावरण से भोजन को ग्रहण कर सके। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न इसी कार्यों को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। पांचवा है जीवद्रव्य विकुंचन। जीवद्रव्य विकुंचित कोशिका को अगर अल्पपराशरी विलयन में रख दे तो अंतःपराशरण के कारण जीवद्रव्य पुनः अपने पहले वाले स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रक्रिया को जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं। और है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत यह स्पष्ट हुआ था कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के द्वारा होता है। और इसमें केंद्रक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पुराने तथा पैतृक कोशिका से नए अथवा संतति कोशिका का निर्माण होना ही इस कोशिका विभाजन कहलाता है। जीवन की निरंतरता कोशिका विभाजन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि कोशिका विभाजन के द्वारा ही नए कोशिका बनता है, पुनः कोशिका का समूह बनता है, अतः जीव का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है: असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री विभाजन, इस विभाजन में सबसे पहले केंद्रक लंबा होता है और फिर बीच से टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है। इस तरह के केंद्रक को दो केंद्रक बन जाते हैं। इसके बाद कोशिका द्रव्य का 2 भागों में विभाजन होता है और प्रत्येक भाग एक केंद्रक को घेर कर 2 कोशिकाएं बना लेती है। और असूत्री कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम का निर्माण नहीं होता है और न ही केंद्रक झिल्ली का लोप होता है। जीवाणु तथा रोगग्रस्त कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन, इस कोशिका विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया। यह कोशिका विभाजन जंतु तथा पौधे कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन 2 अवस्था है। समसूत्री कोशिका विभाजन के 2 अवस्था है। पहला है कैरियोकिनेसिस। इस अवस्था में कोशिका के केंद्रक का विभाजन होता है। कैरियोकिनेसिस अवस्था पर 4 अवस्थाओं से गुजरकर समाप्त है। यह 4 अवस्था क्रमिक रूप से इस प्रकार है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज और टेलोफेज है। बी नंबर है साइटोकिनेसिस। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। यह अवस्था कैरियोकिनेसिस के समाप्त होने के बाद शुरू होता है। यह अवस्था पौधे तथा जंतु में एक समान रूप से नहीं होती है। जंतु कोशिका में टेलोफेज अवस्था के बाद कोशिका द्रव्य बीचों बीच अंदर धंस कर 2 भागों में बढ़ जाता है। पादप के कोशिका द्रव्य अंदर की ओर धंस कर विभाजित नहीं होती है। पादप के कोशिका द्रव्य के मध्य एक कोशिका पट्टी यानी सेल प्लेट का निर्माण होता है। इसके बाद सेल प्लेट में दोनों ओर सेलुलोज की दीवार बन जाती है और अंतःकोशिका द्रव्य 2 हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं। इस तरह कैरियोकिनेसिस तथा साइटोकिनेसिस अवस्था के बाद कोशिका को 2 कोशिका बनते हैं और प्रत्येक में कोशिका क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। नए बने कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या उतना ही होती है जितनी जनक कोशिका में होती है। जीव में पुनरुद्भवन
तथा घावों का भराव इसी कोशिका का विभाजन फलस्वरूप होता है। अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन जनन कोशिका के परिपक्व हो जाने पर होता है। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है जिसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक जैसे शुक्राणु कोशिका, अंडाणु कोशिका बनते हैं जो जनन की प्रक्रिया में होने वाले निषेचन में भाग लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरण में संपन्न होता है। पहला चरण को रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस फर्स्ट कहा जाता है तथा दूसरे चरण को होमोटोटाइपिक डिवीजन या मियोसिस 2 कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन का रिडक्शन डिवीजन या प्रथम विभाजन निम्न अवस्थाओं से गुजरकर पूर्ण होती है: प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज और टेलोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन के रिडक्शन डिवीजन प्रथम चरण के प्रोफेज फर्स्ट अवस्था निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। पहला है लेप्टोटेनी, जाइगोटेन, फ्यूसोटेन, पेप्लोटेन और डाइकेनेस। अगला है रिडक्शन डिवीजन समाप्त होने पर कोशिका द्रव विभाजित होकर दो अनुजात कोशिका बनाता है। दो कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान होती है परंतु अगुणित होती है। मियोसिस 2 अवस्था मिटोसिस डिवीजन की तरह ही संपन्न होती है। इस द्वितीय चरण में निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं: प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। मियोसिस द्वितीय संपन्न होने पर भी दो नए कोशिका बनती है जिन्हें गुणसूत्र की संख्या समान परंतु अगुणित होती है। मियोसिस डिवीजन के दोनों चरण समाप्त होने पर एक कोशिका के 4 कोशिका का निर्माण होता है। मियोसिस डिवीजन से बने अगुणित कोशिका निषेचन के दौरान आपस में मिलकर जाइगोट यानी युग्मज या द्विगुणित कोशिका में बदल जाता है। इस तरह गुणसूत्रों का आपस में मिलने से नवीनता आती है जो युगों में विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। यही विभिन्नताएं पृथ्वी पर विकासवाद का कच्चा पदार्थ है।